हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो में जो कि यूनिट 3 है, पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, आपके रूरल डेवलपमेंट की। तो इस चैप्टर की बात करूं तो थोड़ा सा लेंदी है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा लेंदी नहीं है। और ये चैप्टर उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं है जो कि गांव में रहता है। ठीक है, ये शहर वालों के लिए थोड़ा सा अलग होगा, नया होगा। बट गांव वाले ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम पंचायत तक एकदम से मास्टर है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो जो पंचायती राज होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। पंचायती राज जिसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल्स। आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, पंचायत से रिलेटेड एक है। ठीक है, तो पंचायत का मतलब होता है, देखो, पंच, पंच मतलब 5 और आयती मतलब कि 5 लोग। ठीक है, 5 ऑफिशियल्स जब साथ में बैठेंगे और समस्याओं का समाधान निकालेंगे तो हम उसे कहेंगे पंचायती राज। सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया। ठीक है, गांव के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, उसको नाम दिया गया है पंचायती राज। PRIS, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, रियलाइजेशन ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये साफ साफ कहता है, जो PRI होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, उनमें ये साफ साफ बात कही जाती है कि विलेज की जो है सेल्फ गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब आप ये सोचो, अगर गांव में एक सरकार नहीं होगी, पंचायत नहीं होगी, तो आपको कोई दिक्कत होगी तो आप किसको, मान लो पूरे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सिर्फ एक प्रेसिडेंट हो जाए या एक प्राइम मिनिस्टर हो जाए और कुछ नहीं, नो लोकल गवर्नमेंट, नो चीफ मिनिस्टर, नो डिस्ट्रिक्ट में ना कहीं पे भी, तो अब एक किसान को दिक्कत हो रही है किसी चीज़ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो क्या करेगा? वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास तो पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो उस चीज़ों से लेके यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाएगी कि लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। PRIs का काम क्या क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग सोशल जस्टिस और इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये PRIs के काम है। पहली चीज़ की इकोनॉमी को डेवलप करना है आपको, सोशल जस्टिस, जो गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, गांव के लड़ाई झगड़ा तो बहुत है, मतलब छोटी छोटी चीज़ पे हो जाते हैं, हमारे नलका से पानी नहीं भरेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे मैटर हो जाते हैं भाई। ऐसा नहीं है, ऊंच नीच जात भी नहीं, आपस में लड़ लेंगे, दो औरतें लड़ लेंगी, कहेंगी ये हमारा नलका है, यहाँ से नहीं भरोगे, वो भी सरकारी नलका रहेगा। ठीक है, सरकारी नलका रहेगा, बस उनके घर पे मान लो गाड़ दिया गया तो भाई वो बस उनका हो गया, अब यहाँ से पानी नहीं भरेंगे। अब उसी पे पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, काहे कहे भैया हमको पानी नहीं भरने दे रही। तो ऐसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं गाँव में। तो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायत। ठीक है, पार्ट 9 IX ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेट करता है? पंचायत में। पहले नहीं था इसको दर्जा, हालांकि पंचायत आज का नहीं है, पंचायत हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। ठीक है, मगर इसको जो है एक दर्जा मिले कि भाई ये ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज है, इसलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्जा है वो पार्ट 9 है। फिर 3 लेवल ऑफ PRIs वेयर मोर देन 2 मिलियन पीपल्स लिव। तो जहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे 3 लेवल है, किसका? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। कैसे? देखो, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, गांव में आपकी ग्राम पंचायत होगी, उसका देखो जो हेड होगा वो ग्राम प्रधान। ठीक है, आप लोग जाते हो इस उंगली पे या कहीं किसी उंगली पे निशान मरवा के आते हो ना, वोट दे के आते हो, वो है ना कि चाय छनेगी छन्नी में, मोहर लगेगी कन्नी में, ऐसे करके होते हैं ना, मतलब मैनिफेस्टो। चलिए, ग्राम पंचायत से एट विलेज लेवल आप समझ गए, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है, और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात, इसी की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इसके। ठीक है, असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, भाई जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको सहायता मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट है। अब भाई क्या होता है ना कि जो थोड़ा सवर्ण वाले लोग होते हैं वो बीकर को दबा देते हैं भाई, उनसे काम भी करवाएंगे, कई बार पैसा नहीं देंगे। ठीक है, अगर वो 4 दिन टाइम से आया, 5वें दिन टाइम से नहीं आया तो उसकी पगार काट लेंगे, बोलेंगे जाओ, तुम एक दिन नहीं आए, हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम तुमको पैसे भी नहीं देंगे। तो उन चीज़ों के लिए भी उनको असिस्टेंस मिल सके। डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज यूजिंग मैन पावर,
तो जो गांव के रिसोर्सेस हैं, लोकल रिसोर्सेस हैं, लकड़ी है, आपके मसाले हो गए, इन सब का यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, मैन पावर के द्वारा, और उससे हम डेवलप करें, मतलब चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे लिज्जत पापड़ शायद तक एक गांव से शुरू हुआ है, ठीक है, लिज्जत पापड़ गांव की किसी औरत ने शुरू किया है। तो इसी तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके आप एक कंपनी भी बना सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रियोरिटी। एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि गांव का मेन जो कमाने का जरिया होता है वो एग्रीकल्चर होता है। प्रमोशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, तो जो गांव की इंडस्ट्रियां हैं, कॉटेज हो गई, वीविंग हो गई, इनको प्रमोशन मिल सके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का भी डेवलपमेंट हो और वो गांव के लोगों को मदद कर सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है ग्राम पंचायत एंड इट्स मेजर फंक्शन। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम मतलब विलेज और क्लस्टर ऑफ विलेजेस। तो जो गांव होते हैं या गांव का समूह, कई सारे गांव, जो आपका प्रधान होता है सिर्फ आपके गांव का नहीं होगा, बल्कि 3 गांव का हो सकता है, ठीक है, अगर गांव छोटे हैं तो। अब डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज डिपेंडिंग अपॉन वोटर्स इन विलेज, ठीक है। ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होती है और किस पे डिपेंड करता है? वोटर्स इन विलेज, ठीक है। अगर एक गांव के लोग काफ़ी हैं, ठीक है, तो एक ही गांव में एक ही प्रधान होगा। अगर ज़्यादा हैं, छोटे छोटे गांव हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि मिला करके एक प्रधान बनेगा। 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये जो 5 होती हैं, इनमें से एक एक मेंबर सेलेक्ट किया जाता है और वो बनाता है ग्राम पंचायत, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एट ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। अच्छा, आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, जिन्होंने देखी है ना, सचिव जी हो गए, प्रधान जी हो गए, ठीक है, इन सब लोगों को आप फील करिएगा और ऐसे ही आप लिख ले जाओगे आराम से, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एट ग्रास रूट लेवल इन इंडिया, तो ये आज का नहीं है, वही पॉइंट है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है पंचायत। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एक्टिंग एज कैबिनेट ऑफ विलेज, ठीक है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है और ये विलेज के कैबिनेट की तरह होता है। फंक्शंस की बात कर लें तो प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट, एनुअल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज पंचायत एरिया। तो ग्राम पंचायत का काम होता है कि आप एनुअल बजट बनाओ, एनुअल प्लान बनाओ कि भाई किस गांव में नाली बननी है, किस गांव में सड़क बननी है, ठीक है, और सड़क किससे बनानी है, हमें खड़िंजा बनाना है या पक्की वाली आरा रोड वाली एकदम मस्त, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीफ इन नेचुरल कैलामिटीज, अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदा आई है तो वहाँ पे भी आपको फंड्स देने हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि आप उनसे बाद में कर्जा वसूल लें, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज, तो जो लोग रोड के किनारे, वो जो होता नहीं कि अगर उनकी एक दीवार बनाएंगे तो आधी दीवार उनकी रोड पे रहेगी, भाई रोड हमारी है, होती नहीं, रोड हमारे बाप की है, तो वो भी वहाँ से उनसे इंक्रोचमेंट, अवैध कब्जा, ठीक है, अवैध कब्जा जो है उसको छुड़ाना भी काम किसका है? ग्राम पंचायत का। अब इसमें सोच रहे हो क्या होता है, इसमें पुलिस भी आती है, और नहीं तो कभी कभार ने सरपंच मुखिया उखिया लाठी वाठी लेके गमछा बांध के पहुंच जाते हैं, चलो देखते हैं सालों को इसी लाठी से निपटा देंगे, देखते हैं कैसे रोड नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ विलेज, तो गांव का जो इसेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसका भी मेंटेनेंस करना किसका काम है? ग्राम पंचायत का, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है पंचायत समिति एंड इट्स मेजर फंक्शन। देखो, पंचायत समिति कहाँ होती है? रूरल लोकल गवर्नमेंट एट इंटरमीडिएट तहसील, जिसको तालुका या मंडल लेवल कहते हैं। तहसील सुना होगा ना, जैसे आपकी तहसील क्या है, आप एड्रेस में लिखते होगे तहसील, जिला, ये वो सारी चीज़ें, तो वैसे जो तहसील लेवल पे काम करती है वो हमारी होती है पंचायत समिति। यहाँ पे मेन लेखा जोखा वो जमीन जायदाद का होता है, तहसील में आप सुने होंगे, ठीक है। वर्क्स फॉर द विलेजेस ऑफ तहसील इज इक्वल टू डेवलपमेंटल ब्लॉक, तो ये डेवलपमेंटल ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। इट हैज बीन सेड पंचायत ऑफ पंचायत्स, ये कहा जाता है पंचायतों का पंचायत, ठीक है। इसमें देखो पंचायत समिति में कौन कौन बैठता है? बीडीओ साहब बैठते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एमएसएलए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, ठीक है, और जिसमें SC ST एंड वुमेन सारे लोग यहाँ पे मौजूद मिलेंगे आपको।
समिति इलेक्टेड फॉर 5 years। देखो आप जितने भी समिति पढ़ रहे हो सब 5 साल के लिए होंगी। और हेड कौन होगा? चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन, 2 लोग यहाँ पे हेड होंगे। फंक्शंस देख लेते हैं। पहला है प्लानिंग। अब भाई ये फंक्शंस देख लो, सब में कॉमन रहेगा जनरली, थोड़ा इधर 19-20 का फर्क होगा, बाकी फंक्शन सब में कॉमन है। देखो प्लानिंग ये याद कर लेना, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इन द ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल पे देखता है। अब यही वाला पॉइंट उठा करके पिछले क्वेश्चन में चेप दो, क्या हो जाएगा? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल वर्क्स एट विलेज लेवल, ठीक है। अब डेवलपमेंटल ब्लॉक डाल दो या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अगला क्या है? सुपरवाइजर्स वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत का काम भी देखते हैं। तीसरा, इट हैज टू सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो ये जाके देखते हैं भाई सही से काम हो रहा है या नहीं। डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए इनके पास सपोर्ट भी आता है, ठीक है, और इनको सपोर्ट भी करना होता है। दोनों चीजें हैं। वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जैसे कि HAASE, इसको आप याद कर लेना, वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सारे में जिसमें फंक्शन पूछ ले चिपका देना इसको। देखो HAASE, हासी, ठीक है, हासी या हंसी जो भी बोल लो आप। H से हेल्थ, A से एग्रीकल्चर, A से एनिमल हस्बेंड्री, E से एलिमेंट्री एजुकेशन, S और S से सैनिटेशन, ठीक है। तो ये पांचों आप हासी के नाम से याद कर लो। और अगला चलो बढ़ते हैं। तो हैज़ टू यूज़ द विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट फंड्स एंड लोन्स। इनको गांव के जो प्रोजेक्ट से जो फंड्स होते हैं, लोन्स होते हैं, उनको भी यूज करना होता है। गांव में जो घर बनवाते हैं वो आपके पंचायत समिति वाले होते हैं। चलिए थर्ड बात करते हैं, जिला परिषद एंड इट्स मेजर फंक्शंस। तो जिला पंचायत होती है यहाँ पे, ठीक है। जिला पंचायत इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मंडल परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। और थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। ये इसके अनेकों नाम हैं, ठीक है, याद कर लेना, इनको पूछे जा सकते हैं, है ना। कि मान लो जिला परिषद ना आकर के आपसे मंडल परिषद पूछ लिया, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत तो आप लोग को याद ही हो जाएगा। ये थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम होता है, ठीक है, तीसरा और सबसे बड़ा होता है। इलेक्टेड बॉडी है, 3 और 5 साल का है, इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है। जिला परिषद क्या है? टॉप मोस्ट टायर ऑफ पंचायती राज, एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड विलेज लेवल ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अब इन दोनों देखो लिंक लिंक की तरह काम कर रहा है ना। पहले कोई पैसा वैसा या कुछ भी बात हुई तो जिला परिषद वाले जाएंगे पंचायत समिति के पास, पंचायत समिति वाले उसको देखेंगे, फिर ग्राम पंचायत में भेज देंगे, तो वहां पे काम होगा, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे कौन कौन बैठता है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज एन IAS ऑफिसर और सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर हेड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ जिला परिषद। तो यहाँ के जो हेड होते हैं वो IAS बाबू होते हैं, ठीक है, ये जाने रहना। और जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके यार तुम लोग भी UPSC निकालो, कहाँ इंजीनियरिंग में फंसे हो। चलिए आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की, फंक्शंस। तो इट वर्क्स एट एडवाइजरी बॉडी फॉर ब्लॉक्स। तो ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, किसके लिए? ब्लॉक्स के लिए। अप्रूव्स बजट्स एंड प्लान ऑफ ब्लॉक्स, ये बजट और प्लान भी अप्रूव करता है ब्लॉक्स का। और अलॉट फंड्स टू ब्लॉक्स। अब ये 3 काम है, देखो पैसा भी दे रहा है, बजट भी पास कर रहा है, और बता भी रहा क्या करना है, तो बस इनको करना है। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। शुड एडवाइज गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट को सारी खबर होनी चाहिए किसके बारे में? रूरल डेवलपमेंट की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और रिव्यूज द रिजल्ट्स अचीव्ड इन ऑल ब्लॉक्स। तो जिला परिषद सारे ब्लॉक्स में जा करके रिजल्ट्स देखती है कि हमने इतना पैसा दिया था, रोड तो आज भी कच्ची है, तुम ये ईंटा लगा करके जो स्मार्ट बन रहे हो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, समझे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि है इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो जो पंचायती राज है वो कैसे इमर्ज हुआ और उसकी ग्रोथ का क्या लेवल है अभी, उसकी बात करेंगे। चलिए पहला है पंचायती राज वॉज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया।
पंचायती राज इंडिया के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये सोचो आप, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब नहीं था पंचायती राज। उसके बाद मोहनजोदारो आया, तब तब भी नहीं था। अरे आगे आया यार, तब तो उन लोग को लैंग्वेज वैंग्वेज भी नहीं आती थी। तुम भी यार क्या सोचते हो। तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये पुराने टाइम से है, आज के 100-200 साल पुराना कह सकते हो, 300 साल पुराना। और देखो, इंडियन विलेजेस हैड पंचायत। इंडिया के विलेजों के पास पंचायत थी, और उनके पास पावर क्या थी, एग्जीक्यूटिव और दूसरा जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, ये काम हम करवाएंगे, एग्जीक्यूशन करवाएंगे। और जुडिशियल क्या होता है, न्याय, न्याय करेंगे, ठीक है। कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो भी पंचायत पहुंच जाएंगे। गांधी जी ऑल्सो हेल्ड ओपिनियन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत। तो गांधी जी का मेन मुख्य उद्देश्य क्या रहता था कि पहला तो वो स्वराज वाला हो, याद है ना, ग्राम स्वराज जो भी है। और दूसरा ये कि भाई पंचायत के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। चलिए, thus recognizing their importance, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू पंचायत। तो पार्ट 4 जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के लिए रजिस्टर्ड है। और आर्टिकल 40 गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, स्टेट को, टू गिव पावर टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो जो आर्टिकल 40 है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है स्टेट को कि वो पावर लें और उसको ऑर्गेनाइज करें और विलेज पंचायत को दें। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री क्या थी उसकी बात करेंगे कि कहाँ से क्या बात हुई। तो ये 1952 की बात है, आप लोग बोल रहे थे, और आप कहाँ चले गए मोहनजोदाड़ो के पास। 1952 की बात है। जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा कि प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट नाम का एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम करेगा क्या, गांव के लोगों की समस्याएं सुनेगा, ठीक है, और उनका समाधान निकालेगा, उनका सॉल्यूशन निकालेगा। अच्छा भाई, देखा इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हुआ। जवाहरलाल नेहरू खुश, बोले हम इसका दूसरा वर्जन निकालेंगे, जैसे कोरोना का दूसरा वर्जन आता है। तो 1953 में उन्होंने कहा कि हम इसका नाम एक और बढ़िया सा प्रोग्राम निकालते हैं, NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। और इन्होंने एक नया प्रोग्राम बनाया भाई, इसको भी देखा, ये भी बढ़िया लेवल पे चल रहा है। मगर ये कोरोना से अच्छे थे, कोरोना तो अपना अभी भी वेरिएंट निकाल रहा है, ये यहाँ पे रुक गए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, बुलाया भाई सबको, बोला कि आपको एक बढ़िया सा सिस्टम बनाना है कि लोगों को जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो हमने बनाया है, ये अच्छे से काम कर रहा है, मगर कुछ ऐसा बनाओ यार, हम गांव गांव तक नहीं जा पा रहे हैं, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी वाले आए, बोले ठीक है सर, हम आपका देखे, मस्त लगा NES वगैरह, आप हमको थोड़ा टाइम दे दो। तो जवाहरलाल नेहरू बोले ठीक है, ले लो टाइम, टाइम ही टाइम है, बस मेरे जाने से पहले पहले बना देना। तो बलवंत राय मेहता बोले सर बस 2 साल, अभी बहुत दिन चलेंगे। तो 1959, ठीक है, 2 साल इन्होंने लिया, बलवंत राय मेहता कमेटी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाल दी। मस्त रिपोर्ट, बढ़िया लेमिनेशन करके फाइल में रख के जवाहरलाल नेहरू के पास ले गए। जवाहरलाल नेहरू देखे, बहुत बढ़िया कमेटी बनाए हो आप, और हम इसको ना बस, अभी देखो उन्होंने रिपोर्ट में देखा 3 लेवल, जो कि क्या थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भाई खुश, भाई ये 3 लेवल की सरकार होगी, गांव के लेवल पे भी होगी, ब्लॉक के लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी, तो मतलब बढ़िया है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, अब ये हम पंचायती राज सिस्टम जो तुम बना के दिए हो, हम इसको लागू करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 1959 को क्यों, क्योंकि गांधी जी का बर्थडे है और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते थे, और इसीलिए 2 अक्टूबर 1959 को इस्टेब्लिश कर दिए पंचायती राज एट नागौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। पहली बार पंचायती राज आप देखोगे तो राजस्थान वालों के पास आया, ठीक है। उसके बाद अब भाई सरकार बदल गई, सरकार बदल गई तो आ गए मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई थी 1977 में। वो बोले कोई भी चीज़
इतने साल तुम 57 में बनाए थे, आज 77 चल रहा है, इतने दिन तक वैलिड कैसे रहेगा? है पंचायती पंचायती चलेगा नहीं हमारे सामने, निकालो इसको। बोले कि अब तो ये आउटडेटेड हो गया है, मगर अब देखो क्या होता है कि कई बार पुरानी चीज़ें आज के टाइम में नहीं चलेंगी। अब आपका फ़ोन है, 20 साल पहले जो फ़ोन यूज करते थे अभी यूज करिएगा? नहीं यूज करेंगे ना। मगर अब वही है, चावल जो है अभी जो जस्ट निकला है उसको खाएंगे, जो पुराना है वो खाएंगे। पुराना वाला खाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट आता है ना भाई। हर एक चीज़ तो ऐसा है नहीं कि आउटडेट हो जाएगी। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, हम एक नया बनवाएंगे। वो अशोक मेहता को ले आए, अशोक मेहता कमेटी बनी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी। बोले सर 2 लेवल कर देते हैं, पहला मंडल पंचायत, दूसरा जिला परिषद। बीच वाला खा गए, ठीक है। बीच वाला ये जो मंडल पंचायत है, सॉरी ये नहीं, इधर कहाँ गए, ग्राम पंचायत, ये पंचायत समिति, इसको खा गए। तो अशोक मेहता वाले खा गए, कोई बात नहीं, बोले हाँ रिपोर्ट बढ़िया है। मगर जैसे जैसे इसको लागू करने की कोशिश किए तब तक फिर सरकार बदल गई इनकी। और 1985 में मतलब सरकार, मतलब वही जो पुरानी थी आ गई, और फिर ये अपना अशोक मेहता वाली चलती रही, सॉरी बलवंत राय मेहता वाली चलती रही। अब 1985 में GVK राव कमेटी आई, ठीक है। इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, कहा हमको अच्छा लग रहा है बलवंत भाई का काम, हम बस कहेंगे थोड़ा 1-2 पॉइंट और ऐड कर दो हमारा भी, ताकि आगे चल के बच्चे हमको भी पढ़ें। तो इसीलिए इन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। दूसरा 1986 में LM सिंघवी आए और उन्होंने कहा भाई ये तो है, तुम बनाए अच्छा हो, मगर इसको कोई दर्जा तो मिला है नहीं, कोई मानेगा है नहीं, कल के कोई फर्जी वर्जी कह के बोला हटाओ ये सब। तो गए कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर PRI। इन्होंने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये मिलना चाहिए, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और उन्होंने बिल बनाया, मगर बदकिस्मती ये कि बिल नॉट पास्ड, ठीक है, बिल पास नहीं हुआ। अगर कोई बात नहीं, 1991 में PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया जो कि LM सिंघवी जी के लोग नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराया बिल लोकसभा में PRI के खिलाफ, मतलब PRI के लिए। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हुआ, ठीक है। और उसके बाद केम इनटू फोर्स 24 अप्रैल 1993, और पंचायती राज को एक दर्जा मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये रही हिस्ट्री। अब कुछ कमिटीज़ हैं, आप उनको अगर चाहो तो देख लो, पूछी नहीं जाती, बट अगर पूछी जाए तो ये देखो। अब आपको बलवंत राय मेहता कमेटी पूछ ली गई तो लिख देना, जितना बताया हूँ कहानी लिख देना, ये बता देना 3 लेवल है, और इनको एक्सप्लेन कर देना, बात खत्म, बलवंत राय मेहता खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। क्या है ये? एक्ट एडेड अ न्यू पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9, ठीक है। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड करवाया जो कि IX है, और न्यू XI शेड्यूल कंटेनिंग लिस्ट ऑफ 29 फंक्शनल यूनिट्स, जो कि आर्टिकल 243 से 243O तक है, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपको पता है क्यों पास हुआ, पंचायती राज को देने के लिए, पुराने क्वेश्चन से आया है ये। सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, तो जो ग्राम सभा है उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा गांव में। क्रिएशन ऑफ द 3 टायर पंचायती राज, इन्होंने कहा कि 3 टायर पंचायती राज होना चाहिए। वो जो बिल पास हुआ तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन 21 साल। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST 1/3 फॉर वुमेन, तो जो SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए भी सीट का रिजर्वेशन होना चाहिए कि यहाँ से यही लड़ सकता है, जैसे भी जल्दी में चुनाव हुए हैं आप देखे होंगे। और 1/3 सीट रिजर्व होंगी किसके लिए? वुमेन्स के लिए। टेन्योर ऑफ PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में टेन्योर कितना रहेगा? 5 साल। 5 साल से एक दिन पहले नहीं, हाँ उसके पहले अगर तुम निपटाना चाहते हो कि इस्तीफा दे दो, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर इस्तीफा दे रहे हो तो नई सरकार बननी चाहिए विदिन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर वोट हो जाना चाहिए, सरकार बन जानी चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज टू सेट अप इन ईच स्टेट एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक स्टेट में बननी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है अगला टॉपिक, नीड ऑफ फाइनेंस कमीशंस इन PRIs एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या ज़रूरत है फाइनेंस कमीशन की PRI में?
ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो नीड ऑफ फाइनेंस कमीशंस, अ कंसर्न रिगार्ड टू एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज विथ फंक्शंस अलॉटेड टू देम। तो जो काम मिलते थे, ठीक है, उनकी कह सकते हो कि जो रिसोर्सेज थी वो कम पड़ जाती थी, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, फाइनेंस कमीशंस की, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन हमें हेल्प करने वाली है। वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस एडिक्वेट फाइनेंसेस नॉट अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस अलॉटेड टू पीआरआईज। तो बहुत सारी ऐसी कमिटीज बननी चाहिए, कमीशंस बनने चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंसेस हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और जो फंक्शंस हैं, जो पीआरआईज को काम करना है वो नहीं कर पाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि पैसे तो आजकल पूरे हो जा रहे हैं, मगर वो पैसे ये लोग रख ले रहे हैं और करोड़पति बन जा रहे हैं। भाई साहब, एक गांव का जो प्रधान होता है, अगर वो बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से घोटाला करे तो वो करोड़पति बन सकता है। आपको पता है ये चीज़, करोड़पति। जितना आप केबीसी में नहीं जीत पाएंगे उतना वो पैसा मार लेगा, ठीक है। हमारे गांव के एक प्रधान थे, एकदम साफ बात है, किसी और को बोलना नहीं। तो वो जब प्रधान बने ना भाई साहब, वो अपना घर बनवा लिए, छोटी छोटी झोपड़ी टाइप का था, अपना घर बनवा लिए 2-3 BHK, और एक आठी गाड़ी वाड़ी लेके आए हैं, और वो तो बिटिया की शादी कर दिए हैं, एक मंदिर बनवा लिए हैं, 2 भैंस ले आए हैं, मतलब अल्लाह तौबा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड है स्कोप फॉर इंक्रीजिंग क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पीआरआईज। तो स्कोप हो ताकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका कैपेसिटी बढ़ सके, ठीक है। फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड टू इम्प्रूव द कंडीशन। तो ओवरऑल ये समझ लो, फाइनेंस कमीशन क्यों अपॉइंट करना ज़रूरी है, क्योंकि गांव की जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक, और चीज़ें नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हों उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए, जो कि पूरा लेखा जोखा ले, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू कलेक्ट डेटा रिगार्ड टू फाइनेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पीआरआईज। तो जो जो काम हो रहा है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो प्रॉपर, वो सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन देखे और उतना ही पैसा दे जितने की रिक्वायरमेंट है। घोटाला ना करे, ना कि फाइनेंस वाले, ना कि इधर वाले, ठीक है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एलोकेटेड टू पीआरआईज एट डिफरेंट लेवल्स। तो फाइनेंस कमीशंस को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को भी पढ़ना चाहिए अलग अलग लेवल पे। ओके, अब 8वें पॉइंट की बात कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया। तो क्या स्ट्रक्चर है रूरल फाइनेंस का इंडिया में। अब भाई देखो, गांव वाले 2-3 जगह से पैसे लेते हैं। जैसे पहला, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेगमेंट। ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेगमेंट जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, अभी आप आगे पढ़ोगे, एलडीपी लैंड डेवलपमेंट, और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी, सारी चीज़ें। तो अब ये है ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो अब दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेगमेंट, जो कि रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, जो आप लोग करते रहते हो अपने दोस्तों को कॉल करके, मुझे भी कॉल आते हैं। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे माफ़ करिएगा, आगे से मैं पैसे नहीं देने वाला। उसके बाद मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, ठीक है। तो इन लोगों से पैसा लेते हैं, मगर देखो बैंक वाले तो थोड़ा बहुत बचा लेते हैं किसानों को, मगर ये सब चूस डालते हैं एकदम से, ठीक है। और मैं तुमको एक एकदम समझ लो मुफ्त की एडवाइस दे रहा हूँ, कभी ना इन दोनों से पैसे ले लेना, मगर इनको देना मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा, वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन रूरल फील्ड ऑफ फाइनेंस इंडिया। तो हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि रूरल फील्ड ऑफ फाइनेंस इंडिया में काम कर रही हैं। तो भाई देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बैंकें आएंगी। पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है। आप देखो जो पैसे होते हैं उस पर भी जो गवर्नर का होता है, ठीक है, साइन वाइन। तो आरबीआई एक बढ़िया जानी मानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा क्या है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपका मेनली गांव में पाया जाता है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अगर आपको सीड लाने के लिए पैसा चाहिए, आप नाबार्ड में आ जाओ। मगर आपको अपने यहाँ किसी बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, तो उस केस में नाबार्ड नहीं काम आएगा। उसके लिए और बैंक्स हैं, जैसे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, एलडीबी, अगर जैसे ज़मीन लेनी है, खेत खलिहान लेना है, तो एलडीबी के पास जाओ, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। एलआईसी क्या है, जान ही रहे हो, आपका बीमा कर देंगे
आप समझ रहे हो, आपका इतना बीमा कर देंगे कि आप मर भी जाओगे ना तब भी करोड़पति बन जाओगे, मरोगे तभी करोड़पति बनोगे, ठीक है। चलिए, और कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यार देखो, ये बैंक क्या क्या करता है, पहली चीज जान लो। कब इस्टेब्लिश हुआ? 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। टाइप क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी। और स्टेट कोऑपरेटिव इसके अंडर आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये सारे बैंक्स आपके नाबार्ड के अंदर आ जाते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर है तो मेनली ये बैंक किससे डील करने वाला है? एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से। अगर आपको लोन चाहिए तो आप आ जाओ, मगर वो लोन आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और किसी चीज़ों से नहीं। देखो, पहला क्या है? ओनर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ओनर है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है, इंडिया में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे के पॉइंट, जो है पर्पज। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट और क्रेडिट प्लानिंग, ये आपके हर एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे। क्रेडिट प्लान के ऊपर भी आपके ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव्स: टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं लोगों को, किसानों को, जो गरीब होते हैं या जो सवर्ण भी होते हैं मगर उनको पैसों की ज़रूरत है। किस लिए? ताकि वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। दूसरा, टू हेल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑल्सो आर्टिसंस। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए भी लोन प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। और कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी, साथ ही साथ आर्टिसंस, मतलब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, जो पेंटिंग सेंटिंग करते हैं, जो और ऐसी चीज़ें जिसमें आर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लोन देते हैं। आपको भी मिल सकता है क्योंकि आप इंजीनियर हो और आप सबसे बड़े आर्टिस्ट हो, ठीक है। थर्ड, टू अचीव ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू नाबार्ड। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इनका ऑब्जेक्टिव है लोगों का, थ्रू नाबार्ड। फोर्थ है, प्रिपेयर्स एन एनुअल बेसिस रूरल क्रेडिट प्लान्स फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री। तो नाबार्ड क्या करती है? एक एनुअल बेसिस बनाती है कि कैसे आप अपने खर्चे को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट प्लान बनाती है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। चलिए, फंक्शंस देख लेते हैं। क्रेडिट फंक्शंस है, मतलब लोन देगी, पैसा देगी, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस। अगर आपको डेवलपमेंट, जैसे आप चाहते हो कि मेरा इस चीज़ का प्रमोशन हो जाए, आप गांव में कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए हो, तो उसके लिए भी आपको नाबार्ड हेल्प करेगी। अगर आपका वो प्रोडक्ट सही है, ठीक है, आप बनाए हो, वर्किंग प्रोटोटाइप है जो किसानों के काम आ रहा है, तो नाबार्ड आएगी, आपको प्रमोट करेगी, आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगी कि आप इसका अगर बड़ा मॉडल बना सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं बना सकते तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, आप यहाँ पे जाओ, उनको बोलो, अपने आइडिया को दो, वो इसको आपको एकदम प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके देंगे, ठीक है। थर्ड है सुपरवाइजरी फंक्शंस। तो सुपरवाइज भी करती है सब कुछ, इसलिए सुपरवाइजरी फंक्शन। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग RRBs। तो ये बैंक यार, जितने लोग गांव में रहते होंगे, ग्रामीण बैंक सुना होगा ना, ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक या और जो जो ग्रामीण बैंक है, तो वही ग्रामीण बैंक है ये। पहला इंट्रो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है? ग्रामीण बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो जो छोटे फार्मर हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया गया है। लैंडलेस लेबरर्स, जो किसान हैं, जो लेबर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, ज़मीन भी नहीं है, उनके लिए भी ये बैंक काम करता है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ विलेजेस, ठीक है, जो गांव के छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जुगाड़ू कमलेश की तरह हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये ग्रामीण बैंक है हमारा, RRB है। RBI से ये कनेक्टेड, ठीक है। अब देखो, RBI का पॉसिबल है नहीं कि भाई हर जगह हर विलेज में पहुंच जाए, ठीक है, तो RRB इसीलिए आए हैं, RBI से ही लिंक्ड है, एफिलिएटेड है, और ये लोगों की हेल्प करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स के तौर पे। हिस्ट्री क्या है? 1970s में एम नरसिम्हम ग्रुप रिकमेंडेड 70% रूरल इंडिया मीट फाइनेंशियल नीड्स। तो जो 1970 में क्या हुआ, नरसिम्हम ग्रुप ने ये रिकमेंड किया कि रीजनल रूरल बैंक होने चाहिए यार, और
ये भी कहा कि 70% आबादी कहाँ रहती है, रूरल इंडिया में, और उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए गांव में हमारे बैंक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये जो बैंक है आपके मेरे हिसाब से अंदर डूंडर आपके गाँव में 5 किलोमीटर के एरिया में मिल जाएगा। ठीक है भाई, मेरे गांव से तो जो ग्रामीण बैंक है वो 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मेरे गांव से वहाँ पे एक मंदिर भी है, पूजा भी कर लो और जाके पैसा वैसा भी ले आओ, पहले भगवान जी से मांग लो, फिर जाओ बैंक में, वो जो कैसे वैसे रहेंगे भैया वो काम कर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 फर्स्ट आरआरबी। तो अब यहाँ देखते हैं रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 जब पास हुआ तभी ये हमारा रीजनल रूरल बैंक्स प्ले में आया। ठीक है, इसको ऑपरेशन में आया। फर्स्ट आरआरबी क्या था? प्रथमा बैंक था। ठीक है, प्रथमा बैंक पहला आरआरबी था। और ये कब इनॉग्रेट हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। क्यों? क्योंकि गांधी जी का बर्थडे था, उनको बर्थडे में कुछ वो चाहिए ना, बर्थडे गिफ्ट, तो बर्थडे गिफ्ट हमने दे दिया आरआरबी। ठीक है, और यूपी में है ये, ठीक, उत्तर प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव्स: क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर्स, लेबर्स एंड अदर वीकर सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सबका कॉमन है, बैंक है भाई, बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? फैसिलिटी देगा फार्मर को, लेबर को, और जो वीकर सेक्शन है कैसे फैसिलिटी में क्या देगा? क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, पैसा रुपया। दूसरा, टू सेव पुअर फ्रॉम मनी लेंडर्स। अब भाई जो ये मनी लेंडर्स होते थे, जमींदार लोग, बहुत ही दुष्ट होते थे। ठीक है, ये पैसा मतलब जो ब्याज होता था ना खूब लेते थे, 10% ब्याज, 20% ब्याज दो, हम तुमको पैसा तभी देंगे। अब किसान बेचारा क्या सोचे, उसको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था। ये कहते थे तुमको 2 लाख रुपए देंगे मगर 20% ब्याज। अब ये 2 लाख गिने कि 20% ब्याज देखे, जितनी देर में सोचता उतनी देर में ब्याज फाइनल हो जाता था, मतलब पूरा। तो इन जो जमींदार लोग हैं, जो मनी लेंडर्स लोग हैं, उनसे बचाने के लिए भी ये आरआरबी का आना ज़रूरी है। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ हो भाई जगह की, इसलिए आरआरबी आना ज़रूरी है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, तो लोगों के अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है वो भी जाग सके और वो कुछ खोज करें। अब देखो इसमें एक चौथा पॉइंट ये है, इसको देखो, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। सबसे पहले टॉप पे कौन बैठता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर चेयरमैन या एमडी। ठीक है, फिर जनरल मैनेजर बैठता है, फिर चीफ मैनेजर और रीजनल मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर एएम और ऑफिसर, फिर असिस्टेंट। ठीक है, आरआरबी इज रेगुलेटेड बाय नाबार्ड, तो नाबार्ड के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। और नाबार्ड किससे कनेक्टेड है? आरबीआई से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये भी आरबीआई से लिंक हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है आपके लिए 3.21 है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 3.21 क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यार बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। अब देख लो इसमें 3.21 में क्या है। व्हाट आर द वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद आरडी। तो भाई देखो, ये सब तुम पढ़े हो, ये तीनों मैंने बता दिए हैं। ग्राम पंचायत, ये पंचायत समिति, लिख देना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। जिला परिषद। अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ आरडी हो गई। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट्स कौन कौन सी? डिपार्टमेंटल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसमें देख लो ये सारे लोग आ जाते हैं, ये सब पढ़ चुके हो। डीआरडीए हो गया, और ये याद कर लेना। ठीक है, एनआईआरडी, एनआरआरडीए, और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। यही 2 चीज़ें हैं जो कि आपकी हैं इन्वॉल्व, तो इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना, रीड ओनली, ज़्यादा याद नहीं करना, दिमाग पे जोर नहीं देना। ठीक है, चलिए, एनजीओज इन फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब एनजीओ की बात करेंगे, काफ़ी लोग एनजीओ के बारे में जानते होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इनके बारे में देखें तो रूरल डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस रीओरिएंटेशन एंड एडाप्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे विकास कर पाना समझ लो लोहे के चने चबाना, क्योंकि लोग, पहली चीज़, लोगों को नॉलेज है नहीं उस चीज़ की, और अगर जब तुमको नॉलेज देने जाओगे तो वो पहले समझेंगे नहीं उस चीज़ को, क्योंकि उनको चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है, पहले उस चीज़ को कल्टीवेट कर पाना, उनको समझना पड़ेगा आपको, आप समझोगे, उनकी लैंग्वेज में समझाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके साथ साथ हमें साइंटिफिक नॉलेज देनी है,
और टेक्नोलॉजी की, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी को हमें कल्टीवेट करना है विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ठीक है। चलिए अब एनजीओ की बात करें तो वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली नॉट एफिलिएटेड विथ एनी गवर्नमेंट। तो ये ग्रुप होता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स का या फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि किसी गवर्नमेंट से, ठीक है, नॉट एफिलिएटेड विथ एनी गवर्नमेंट, दैट इज फॉर्म टू प्रोवाइड सर्विस टू पब्लिक, जिसको बनाया जाता है कि वो पब्लिक को सर्विस दे। अब इसमें यार जो पैसा आता है वो कई बार चैरिटी टाइप का हो जाता है, या जो कुछ कह सकते हो दान दक्षिणा करना चाहे वो लोग भी होते हैं। एग्जाम्पल्स यूबीएस, जो कि देखो यूबीएस क्या है, यूनिवर्सल वर्सटाइल सोसाइटी, ये आपकी रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही है अभी करेंटली, ठीक है, और ओवरऑल इनका डेवलपमेंट है कि भाई शिक्षा हो गया, वो MESSP मैंने सिखाया था ना, तो बस वही पूरा याद करके लिख सकते हो उसमें। दूसरा है दिलासा संस्था, जो कि इरिगेशन सपोर्ट देती है गाँव में। दिलासा संस्था वाले पानी के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप कह सकते हो मशीनें लगवाते हैं, नालियाँ बनवाते हैं, खेतों तक पहुंचाते हैं, दिलासा संस्था। और फिर स्वदेश फाउंडेशन, ये भी ओवरऑल है MESP, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करें, 13 टॉपिक है CBOs, ठीक है। C से हो गया कम्युनिटी, B से हो गया बेस ऑर्गेनाइजेशंस। डिक्टो कॉपी पेस्ट है यार ये NGO का, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स होते हैं ये, वर्क एट लोकल लेवल टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल, ये लोकल लेवल पे काम करते हैं ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके। फोकस क्या होता है, बिल्ड इक्वेलिटी इन ऑल स्ट्रीम्स ऑफ सोसाइटी, मतलब कि भेदभाव ना हो, इनका मेन उद्देश्य है। CBOs पीपल लिव विथ पीपल, ठीक है, हु एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड द नीड्स विद इन देयर नेबरहुड, तो ये लोग लोगों के साथ रहते हैं, ये राइट अप्रोच है गांव के लोगों को समझाने का। उनके साथ रहो, उनकी प्रॉब्लम को देखो, उनकी लैंग्वेज में समझाओ उनको, है ना। अब तुम देख के उनको अंग्रेजी में सिखाओगे दिस दैट, यू गो बाई दिस रूट दिस दैट, तो उनको नहीं समझ में आएगा। उनको समझाओगे चाचा किंचा रोडवा से चला करिएगा ना, तो हमको भी दिक्कत ना ही होगी, जो खुले में आप शौच करने जाते हैं इससे बहुत बीमारी फैलत बा, तो उनको समझ में आएगा। अब तुम बताओगे यू पी देयर पू देयर, तो उनको नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हो। तो उनकी लैंग्वेज में आपको उनको समझाना है। तो इसलिए ये CBOs ऐसे काम करते हैं, पहले उनको देखेंगे, उनकी नीड को समझते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। Beside being connected geographically, only link between staff members and their interest is often desire and willingness to help, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जियोग्राफिकली कनेक्टेड हैं, अपने रिलेशंस बनाए कि हम इस गांव में हैं उस गांव में हैं, जियोग्राफिकली कनेक्टेड हैं। ओनली लिंक बिटवीन स्टाफ मेंबर्स एंड देयर इंटरेस्ट इज ऑफन, मतलब जो स्टाफ मेंबर्स हैं आपस में जुड़े रहते हैं, साथ में रहते हैं और काम करने की इच्छा है। क्योंकि यहाँ पे भाई देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा बनने वाला नहीं है यहाँ पे। वो होता नहीं कि मस्त अपने अंदर का जो इंसान है ना मदद करने वाला, उसको जब आप बाहर निकालोगे तभी आप कर सकते हो। ये मत सोचो इसमें अगर मेरा कोई स्वार्थ छिपा है तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्क कंडक्टेड बाय CBOs, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये लोगों के घर बनवाते हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, खाने की पूरी फैसिलिटी करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, तो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और मेडिकल रिलीफ फंड्स, मेडिकली अगर कोई अनफिट है, ठीक है, या बाढ़ आ गई कुछ भी आ गया तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। डिजास्टर रिस्पॉन्स एज कनेक्टेड टू प्रीवियस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, ठीक है। तो SHGs क्या हैं ये थोड़ा सा जानना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल who choose to come together to find ways to improve their living conditions। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो लोग होते हैं ना यार, जैसे हम अपने गांव में हैं, ठीक है, और हमको कोई दिक्कत आ गई तो उस टाइम पे हम आगे बढ़ें, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम सबको हो रही है, ठीक है। हम आगे बढ़े, हमको देखते हुए भाई मुझे भी दिक्कत है, मैं बस अपने मम्मी पापा को जस्ट बोल नहीं पा रहा था, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं अभी अभी तुमको देख लिया ना, अब मम्मी पापा को बोलूँगा कि वो कर रहा है, इसीलिए फिर वो आगे बढ़ेंगे, उनको देख के और लोग आएंगे, फिर वो ग्रुप बनाएंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। फिर सेल्फ गवर्नड peer controlled information group of people with similar socio economic background, तो ये सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, मतलब एक ही जगह के हो सकते हैं,
या तो ये लोग एक ही प्रॉब्लम से सताए हुए होते हैं, ठीक है, वो इश्क भी हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है रिलाई ऑन नोशन ऑफ सेल्फ हेल्प टू इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सेल्फ हेल्प का इनका नोशन रहता है, क्यों? ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सके, ठीक है, लोगों को ये जागरूक करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। फंक्शंस क्या क्या? इनकम जनरेशन फॉर द पुअर, जो गरीब हैं उनको काम मिले और वो पैसा कमा सकें। दूसरा, एक्सेस टू बैंक्स फॉर पुअर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बैंक्स को भी एक्सेस दिलाते हैं लोगों को, ठीक है। सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनल सेक्टर्स, तो सोशल अपलिफ्टमेंट देते हैं मार्जिनल सेक्टर्स को। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स को भी अपलिफ्टमेंट मिलता है। अब प्रेशर ग्रुप इन ग्राम पंचायत, तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, कहाँ? ग्राम पंचायत में, ठीक है, मतलब आवाज़ उठाने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनसे बताओ, ठीक, जैसे वो बजरंग दल वाले हो गए, अगर आपसे नहीं देखा जाता है आप उनको बताओ, उठा ले जाएंगे यहाँ से आके लोगों को, समझे। चलिए ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अब, तो फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इनके हैं कि एक फंक्शनल कैपेसिटी हो सके जो कि पुअर और मार्जिनलाइज्ड के लिए काम करे, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड के। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप, तो ये लोग कलेक्टिव लीडरशिप पे विश्वास करते हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको साथ में निपटाएंगे, ठीक है। कोलेट्रल फ्री लोन विथ टर्म्स डिसाइडेड बाय ग्रुप, तो ये लोग कोलेट्रल फ्री लोन, कोलेट्रल क्या होता है कि आपको हम लोन देंगे मगर आपकी ज़मीन रख लेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को भी ये लोग कम करवाते हैं, ठीक है। कोलेट्रल फ्री करवा देते हैं, भाई वो नहीं होगा, आपको अ, कम पैसा देना है, ठीक है, आप मतलब ब्याज कम रहेगा मगर इतना टाइम में वापस कर देना, नहीं तो फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे, कलेक्टिव लीडरशिप करेंगे और दे लाठी, समझ रहे हो। लास्ट है अ कलेक्टिव गारंटी सिस्टम फॉर मेंबर्स, तो ये लोग एज अ कलेक्टिव गारंटी मेंबर भी स्टार्ट करते हैं, मतलब कि कह सकते हो कि नॉमिनी होता है तो ये लोग नॉमिनी के तौर पे भी काम कर जाते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ SHGs। तो भाई क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट, इसलिए स्कीम जो होती हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। कई बार क्या होता है कि आप जो ऐसे ग्रुप्स बनते हैं, क्योंकि इसका मालिक कोई नहीं है, ठीक है, मालिक कोई नहीं है, माना ओरिजिनेटर एक है, तो इसमें होता क्या है कि एक लोग सोए पड़े हैं घर पे, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं करेंगे, तो उसी में थोड़ा काम ढीला हो जाता है और स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं जल्दी से। फिर इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ट्रेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग वही रहते हैं, उठते हैं फिर बेचारे खुद ही प्रॉब्लम रहती हैं तो उन्हीं को सॉल्व करना रहता है, समझ रहे हो। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ रॉ मटेरियल्स, अब जो ये प्रोडक्शन करते हैं उसमें रॉ मटेरियल्स की दिक्कत आ जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग भी नहीं हो पाती जो इनकी इंडस्ट्रीज की रहती है। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड यूनिटी स्पेशली अमंग वोमेन एसएचजीज। अब इस पॉइंट का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें होता गया है कि औरतें पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, नहीं उसके बाद नहीं, हो जाती है बीच में मानो, तो चली जाती हैं अपने मायके, मायके ही होता है ना, नहीं ससुराल, अपने ससुराल चली जाती हैं। तो जब वो ससुराल के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं, उस केस में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है, ये मेन रीज़न है, और इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं हो पाती और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। तो बस इतना ही है इस यूनिट नंबर 3 में, और इसी के साथ ही ख़त्म होती है। इतना पढ़ के जाओ, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी अच्छे से लिख के आना यार, भर भर के कॉपी, एक आंसर को 4 पन्ने में लिखना है, ठीक है, देख लेना कैसे लिखते हो, बाकी कुछ नहीं। सो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, जितना लाइक कर सको, 2 अकाउंट है ना तो उसे कर देना मजाक कर रहा हूँ। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपना एकदम फेवरेट पार्ट बताओ कौन सा लगा यार इस वीडियो में, ठीक है। अगर कुछ पसंद आया हो तो नीचे बताओ, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार, नीचे लिंक दिया हूँ। टेलीग्राम वाले मेरा चैनल बैन कर दिए हैं तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग हो, आप लोग का साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और यूनिट 4 जल्दी आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।